friends, welcome to Oliveboard and this is Shilpi Kanchan. In this video, we are going to discuss that how should you prepare for your modern history if you are going to appear in any exams like SSC CGL, CPO or CHSL, or if you are going to appear in exams like RRB NTPC, RRB JE, और अगर आप किसी स्टेट का कांस्टेबल या फिर SI लेवल का एग्जाम भी दे रहे हैं, then definitely this video is going to help you out in that as well. सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और साथ ही साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू कैन नॉट स्किप व्हाइल यू आर स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हिस्ट्री पढ़ने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ क्रोनोलॉजी इन योर माइंड. अगर आपके दिमाग में एक टाइमलाइन क्रिएटेड है कि पहले ये इवेंट हुआ, उसके चलते ये रिएक्शन हुआ और फिर ये इवेंट हुआ, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और साथ ही साथ आपको याद होती जाएंगी चीज़ें. अगर आप उनको ज़बरदस्ती क्रैम करने की या मगअप करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो. बट आप सोचिए, अगर आपने उसको एक स्टोरी की तरह देखा हुआ है तो क्या वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा? नेवर. अगर आप एक दिन में 3 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, सो बाय द एंड ऑफ योर 10 डेज़ आई कैन अश्योर यू आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपका जो उसका वन रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से इवेंट्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से इवेंट्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है. 1757 वॉज प्रोबेबली द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. वहाँ से आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है. उसके बाद हम देखेंगे देयर आर एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, देयर आर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर. ये सारे वॉर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको इनमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी, दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी. ये एकदम से याद करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. व्हाट यू कैन डू इज़, इसको आप एक हल्की सी रीडिंग मार लो. यू कैन गो फॉर लूसेंट. अगर आप लूसेंट को भी पढ़ोगे तो उसमें आपका एक ऊपर की जो रीडिंग है वो भी आप कर लोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में जस्ट राइट डाउन कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ से यहाँ तक चला था, इसके बाद ये ट्रीटी हुई थी, कौन जीता था. फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ये किसने स्टार्ट किया था. सिमिलरली महलवारी सिस्टम हो गया, ये किसने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया गया था, ठीक है, या फिर इसके क्या प्रोविजंस थे. जनरली क्या होता है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं और वो डायरेक्टली 1905 से पढ़ना शुरू करते हैं, बट यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं. आप इसको प्लीज़ मिस मत करिए. इसी तरीके से सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आया, रायतवारी सिस्टम कौन लेकर आया, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, वो किसकी योजना थी. वो थी लॉर्ड डलहौजी की. अब आपको क्या आ सकता है क्वेश्चंस के ऑप्शन में, दे विल गिव यू 5 नेम्स और उसमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हथियाया था. आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से राज्य थे या ऐसे कौन कौन से किंगडम्स थे जिन पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया गया था. जनरली क्या होता है, हम लोग सिर्फ नागपुर, सतारा, झांसी, ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट नाम है उन्हीं को पढ़ते हैं, बट क्वेश्चंस कहीं और से भी आ सकते हैं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. इसके बाद 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसके क्वेश्चंस आपसे पॉलिटी में भी पूछे जा सकते हैं और हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एंग्लो बर्मीज़ वॉर हो गया या एंग्लो अफगान वॉर हो गया, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप लोग यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एसएससी वगैरह के एग्जाम में देखिए वो हमसे इतना ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं. आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा जो इंडियन हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट हैं. दे वुड नॉट गो ऑन फॉर एंग्लो बर्मीज़ वॉर और एंग्लो अफगान वॉर. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमेंबरिंग डेट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे डायरेक्ट डेट्स के ही क्वेश्चन आ जाते हैं. ऐसा पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो कौन सा डेट को स्टार्ट किया या वो कब खत्म हुआ. सिमिलरली आपसे ये पूछ लेंगे कि काकोरी कांड कब हुआ. यू शुड नो द डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लाइक जलियांवाला बाग कब हुआ. सिमिलरली आपका गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ. इनके डेट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे. वॉट यू कैन डू इज़, आप स्टार्टिंग से लेके यानी कि 1857 और यू कैन गो इवन बियॉन्ड लाइक 1757, वहाँ से लेके आप सारे डेट्स अपने कॉपी में लिखो और इसको बार बार रिवाइज करते जाओ. रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हर बार रटने के लिए बैठ जाओ. व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिंपली स्कैन योर नोटबुक इन 3 और 4 डेज और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर सेट हो जाएंगी. सो लेट मी शो इट टू यू कि मैंने किस तरीके से किया है. यू गाइज कैन सी इट हियर. यहाँ पे मैंने सारी ईयर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड मैंने जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो लिखे हैं. सपोज मैंने लिखा है 1916 में क्या क्या हुआ है. होम रूल लीग का फॉर्मेशन हुआ है. 2 होम रूल लीग बनी थी, एक एनी बेसेंट की और एक बाल गंगाधर तिलक की. दोनों के डेट्स अलग हैं. उसके बाद 1916 में आई हैव रिटन लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हैं कि 1916 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे। सो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, आपको सारे सेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी और वो कहाँ हुआ था। सिमिलरली पहले कौन से मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। सो इसका आंसर है बहरुद्दीन तैयब जी थी। या पहले कौन से ऐसे अंग्रेज थे या फॉरेनर थे, पहली कौन सी महिला थी, कौन सी भारतीय महिला थी, दोनों का आपको ध्यान रखना है। पहली महिला वाज एनी बेसेंट, बट इफ योर क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन एंड दैट टू इंडियन वुमेन, देन योर आंसर विल बी सरोजनी नायडू। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, और इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करे हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे आई, या सेल्फ गवर्नमेंट कौन लेकर आया, या रेलवेज किसके टाइम पे आए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं रिलेटेड टू योर वाइसरायज एंड गवर्नर जनरल। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट द नेम ऑफ ऑल द गवर्नर जनरल और उनके सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो लिख के रखो, जिससे कि आपको एक टाइम फ्रेम क्रिएट होता जाए कि पहले ये आया फिर ये आया। बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे कि वो आपको दे देंगे कि वो आप लोगों को 4 गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के नाम दे देंगे और फिर आपको उसमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सो इसलिए अगर आप लोगों के मन में टाइम फ्रेम ऑलरेडी होगा देन आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा उस वक्त उसको टिक करना। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज की। सो आई पर्सनली फील दैट लूसेंट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। उसमें जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर आप सिर्फ उसको ही बहुत अच्छे से पढ़ लोगे और टाइम एंड अगेन रिवाइज करोगे, सो आपके 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस उसी में से फंस जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी है, सो यू कैन इवन मूव फॉर अरिहंत का मैक बुक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड हैव ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके आप लगभग 5 से 6 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स निकालो। और अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो देन एटलीस्ट 10 या 15 साल के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आएगा। सो आई कैन नॉट से यू कि आप लोग बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम पढ़ो। फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स पे क्लैरिटी चाहिए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें आपसे थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो इस टॉपिक का अगर आपको डिटेल स्टडी करना हो, सो यू कैन गो फॉर स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, और यू कैन इवन रीड योर एनसीईआरटीज, क्योंकि इन टॉपिक्स पे आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू रिवीजन, रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली होता यही है कि हम लोग एक बुक जो होती है ना, हम उसके पीछे नहीं भागते, हम 3-4 अलग अलग बुक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और सबसे वही सेम चीज़ पढ़ते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कोई भी विजुअल मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाती है। सो आई वुड आस्क यू गाइस कि भले ही आप एक किताब से पढ़ो या 2 किताब, मैक्सिमम 2 किताब। अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो फिर एक ही किताब से आप पढ़ो। जस्ट गो फॉर वन बुक, मेक योर ओन नोट्स एंड टाइम एंड अगेन उनको रिवीजन करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना वो चीज़ें आपको विजुअलाइज होने लगेंगी। इनफैक्ट आपको इस तरीके से भी याद हो जाएगा कि मैंने इस पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली चीज़ लिखी हुई थी। सो अगर आप इस तरीके से टाइम एंड अगेन रिवीजन करोगे देन थिंग्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिवाइज डेली, यू कैन गो फॉर अ वीक रिवीजन, लाइक हर वीक आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लो, और 10 डेज। लेकिन 10 डेज से ज़्यादा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे देन आप डेफिनेटली भूल जाओगे, और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? So yeah, this is how you should study modern history. Remember the dates, make a chart of your timeline, keep your own notes and do revision regularly. So these are my tips to you. If you guys are having any video requests, you can just put them in the comment box below, and just stay tuned with Oliveboard. We shall see you next time in our next video. Till that time, stay happy and practice hard. Bye.